सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है? वाई वी नीड सर्कुलेटरी सिस्टम? यस, एनीवन? For transport of nutrients to all body parts. हाँ, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स का नहीं, एक्चुअली ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन। इनका मेन पर्पस क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पर्पस है ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन किसका? न्यूट्रिएंट्स का, एंटीबॉडीज का, हार्मोन्स का, गैसेस का, वेस्ट मटेरियल का। ठीक है? तो जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी में आ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स ब्लड में पहुंच रहे हैं, उनको भी तो हर सेल तक पहुंचाना होगा। तो न्यूट्रिएंट्स हो गए, प्लस एंटीबॉडीज जो डिफेंस के लिए जरूरी हैं। तो एंटीबॉडीज, इनका ट्रांसपोर्ट। फिर गैसेस, गैसियस ट्रांसपोर्ट अभी हम लोगों ने देखा पूरा आरबीसी का, उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो आरबीसी का है ब्लड में, तो न्यूट्रिएंट्स, एंटीबॉडीज, गैसेस, हार्मोन्स, प्लस जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होगा, इसका भी ट्रांसपोर्टेशन। तो बेसिकली इट द मेन फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज ट्रांसपोर्टेशन। ये मेन पर्पस क्या है इसका? ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में मेन जो फ्लूइड है दैट इज ब्लड एंड लिम्फ। ये दो बॉडी फ्लूइड्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। तो यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट्स। इनको सबको क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, गैसेस, और जो कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बाहर भी निकालना है, एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस। ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड हैव टू बी रिमूव्ड कॉन्टिन्यूसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यूज। तो जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है उसको बाहर निकालना, वेस्ट गैसेस जो प्रोड्यूस हो रही हैं उनको बाहर निकालना, प्लस जो न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस हैं, एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं, उनको बॉडी टिश्यूज तक पहुंचाना। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ circulatory system. It is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of these substances to the cells and from the cells. तो सेल्स तक पहुंचाना एसेंशियल सब्सटेंसेस को, और जो वेस्ट मटेरियल है उनको सेल्स, अवे फ्रॉम द सेल्स। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड्स फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। तो मेन पर्पस क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन हुआ। और डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट फाइलम्स में जो एनिमल्स प्रेजेंट हैं उनके अलग अलग मैकेनिज्म है इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जैसे अगर हम पोरीफेरा की बात करें जहां पर सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो वहां पर क्या है? वाटर कैनाल सिस्टम है जो सर्कुलेशन में हेल्प करती है। जो क्वाइनोसाइट्स होते हैं, कॉलर सेल्स, वो बीट करते हैं, वो मूव करते हैं फ्लैजिला उनके, और उसकी वजह से वाटर करंट मेंटेन होती है। याद है ना सबको? एनिमल किंगडम, पोरीफेरा। Yes, sir. Yes, sir. तो पोरीफेरा में क्या था? पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम था जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा था। इसी तरीके से यहाँ पर different group of animals have evolved different methods. Simple organisms like sponges and coelentrates, जो coelentrata के member है, circulate water from their surroundings through their body cavities to facilitate the cells to exchange these substances. तो ये तो इनका वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू हो जाता है स्पॉन्जेस में, या सीलेंट्रेट्स में जो सिंगल ओपनिंग है उसी के थ्रू पूरा वाटर का गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं उसको, सीलेंट्रेटा को। सीलेंट्रॉन जो कैविटी है सीलेंट्रेटा में, दैट इज नोन एज गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, क्योंकि वहां पे डाइजेशन भी हो रहा है प्लस जो सर्कुलेशन भी हो रहा है फ्लूइड का,
तो दैट इज गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स. लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड्स विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल. अब ये जो ट्रांसपोर्ट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, ये सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन भी हो सकता है या क्लोज्ड भी हो सकता है. ओपन वाला किस में था और क्लोज्ड वाला किस फाइलम में था? Arthropoda annelida. Annelida और chordata. यस दिया. क्लोज्ड वाला जो था वो एनिलिडा और कॉर्डेटा में था. बाकी सब में कैसा है? बाकी सब में जो है ओपन टाइप होता है. Open type. ओपन टाइप और क्लोज टाइप में डिफरेंस क्या है शिंजिनी? Yes, Shinjini, what is the difference between open and closed type of circulatory system? So in open circulatory system, the blood does not flow through any vessels or arteries. The organs surrounded by it are directly bathed in it. And the closed circulatory system is the system in which the blood flows through a network of capillaries and veins, and it reaches the certain organs. हाँ, तो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे, जबकि ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, वहां ब्लड वेसल्स एब्सेंट होंगे. तो ब्लड जो होगा ओपन स्पेसेस में फ्लो करेगा, साइनसेस में फ्लो करता है. और साइनसेस में फ्लो करने की वजह से हर सेल जो होगी वो डायरेक्ट, हर टिश्यू विल बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द ब्लड. वो डायरेक्ट ब्लड में नहा रहा होगा, डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में होगा, उसी में बात कर रहा होगा. तो उसी को बोला जाएगा ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ये पूछा जाता है ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम किन फाइलम्स में और क्लोज टाइप का किस में. तो क्लोज टाइप का सिर्फ एनिलिडा और कॉर्डेटा में है, वेयर एज बाकी सब जहां पे भी सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, एनिलिडा के आगे सभी में प्रेजेंट होगा, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, तो उन सभी में कैसा है? ओपन टाइप है. सिर्फ मोलस्का में एक सेफेलोपोडा होता है जिसमें क्लोज टाइप है, लेकिन वो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया नहीं, तो इसलिए याद रखना कि सिर्फ एनालिडा और कॉर्डेटा क्लोज टाइप, बाकी सब में जो होगा वो ओपन टाइप. इतना याद रखना है. तो ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर दिस पर्पस. Another body fluid, lymph, also helps in the transport of certain substances. So in this chapter, you will learn about the composition and properties of blood and lymph. That is tissue fluid, and the mechanism of circulation of blood is also explained herein. तो इस चैप्टर में मैं ब्लड के बारे में पढ़ना है, लिम्फ के बारे में पढ़ना है, ब्लड किस तरह से बना होता है, कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है, फ्लूइड पार्ट क्या है इसका, प्लस लिम्फ, और किस तरह से ये रेगुलेट होता है, इसका सर्कुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है. तो कौन सा वाला बेटर होगा? ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम बेटर है या क्लोज टाइप का? Closed. Close type. हाँ, क्लोज टाइप विल बी बेटर. तो क्लोज टाइप बेटर क्यों है? व्हाई इज इट बेटर? Why close type is considered better than open type? So because in closed type the blood flows in the veins and arteries, so the blood pressure is maintained, which ensures that each cell gets the blood. हाँ, इसमें एक्चुअली इसका रेगुलेशन जो है वो प्रिसाइज मैकेनिज्म के द्वारा किया जा सकता है, इसका रेगुलेशन बेटर वे में किया जा सकता है. तो इस वजह से क्लोज टाइप इज बेटर देन द ओपन टाइप. ओपन टाइप का रेगुलेशन मुश्किल है क्योंकि वहां पर डायरेक्ट ओपन स्पेसेस में ब्लड फ्लो कर रहा है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है. तो जिस ऑर्गन को ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है उसको रेगुलेट कर सकते हैं, या किसी ऑर्गन की ब्लड सप्लाई कट करनी है तो उसको भी रेगुलेट किया जा सकता है, कम करनी हो, ज्यादा करनी हो. तो इसमें यहाँ पर प्रिसाइज रेगुलेशन पॉसिबल है क्लोज टाइप में. इस वजह से क्लोज्ड इज बेटर देन द ओपन टाइप. तो ब्लड है क्या? ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू. ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन लोगों ने देखा था, कंसिस्टिंग ऑफ ए फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स. तो फ्लूइड मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ? मैट्रिक्स वर्ड का क्या मतलब होता है? Ground substance. So yes, हाँ. sir, some sort of connecting substance.
हाँ, मैट्रिक्स इज ए ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस मतलब जिसमें बाकी चीजें प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे ब्लड वेसल्स में ब्लड जो फ्लो कर रहा है, तो बाकी आरबीसी भी होगा इसमें, यहाँ पर डब्ल्यूबीसी भी होंगे। ठीक है, डब्ल्यूबीसी मल्टीलोब्स, ऐसे न्यूट्रोफिल्स है, सपोज ये न्यूट्रोफिल्स हो गया। यहाँ पर प्लेटलेट्स भी होंगे, प्लस यहाँ पर फ्लूइड पार्ट भी होगा। तो ये सारा जिस प्रेजेंट है, जहां पर जिस चीज में प्रेजेंट है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स क्या हुआ? ग्राउंड सब्सटेंस। तो मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो प्लाज्मा क्या है इसमें? प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। तो ये जो वैल्यूज दी हुई हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हम लोगों को एक जगह नोट कर लेनी है जितनी भी आई हैं, क्योंकि वरना ये याद रखने में दिक्कत होती है। तो अभी पहले हम लोग देखते हैं कहाँ पे कौन कौन सी फिल्स हैं। तो प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर, ये लाइट येलो कलर का होगा, टोन इसका जो होगा येलो होगा। जैसे भूसे का कलर होता है, जो गेहूं का हस्क होता है, व्हीट का जो हस्क होता है उसको स्ट्रॉ बोलते हैं। तो स्ट्रॉ का कलर जो होता है येलोइश होता है, तो इस प्लाज्मा का कलर भी कैसा होगा? येलोइश। विस्कस फ्लूइड, विस्कस का मतलब क्या हुआ? गाढ़ापन। थिक। हाँ, इसकी कंसिस्टेंसी जो होगी थोड़ी थिक होगी। लिक्विड पार्ट जो होता है वो टोटली फ्लूइड जैसा हो गया, और जो सॉलिड है वो एकदम सॉलिड हो गया। सॉलिड और लिक्विड के बीच की जो कंसिस्टेंसी होगी उसको बोलेंगे थिक कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है? थिक है, चिपचिपा है, थोड़ा सा जेली लाइक होगा। विस्कस फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। फिर प्लाज्मा में 90 टू 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। मैक्सिमम इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट किसका है? वाटर का कंट्रीब्यूशन है। एंड प्रोटीन्स कंट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ इट। तो 90 to 92% वाटर हो गया, 6 to 8% इसमें प्रोटीन्स हो गए। इसके अलावा फिर ये फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स और एल्बुमिन्स, ये क्या है? ये प्रोटीन्स है। तो फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है? ये क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। क्लॉटिंग प्रोटीन हो गई। ग्लोबुलिन्स जो होते हैं ये हमारा जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं, वो बनाएंगे। मतलब प्रोटेक्शन से इनका हेल्प होगा, पर्पज होगा, इम्यूनिटी से रिलेटेड है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, IMMUNOGLOBULINS, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। शेप इनका ग्लोबुलर होगा, तो ग्लोबुलिन्स। एंड एल्बुमिन्स, एल्बुमिन्स क्या है? ये वाटर होल्डिंग प्रोटीन्स है। वाटर होल्डिंग मतलब इसमें ऑस्मोटिक, जो ऑस्मोटिक एबिलिटी होगी, जैसे सॉल्यूट्स जहाँ पर ज्यादा होते हैं जिस फ्लूइड में, तो वो वाटर को, सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो वहां पर मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होगी वो एल्बुमिन्स की वजह से होती है। तो एल्बुमिन्स, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। Albumins for osmotic concentration. ठीक है, तो इनके फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फाइब्रिनोजन, दिस इज फॉर क्लॉटिंग। ग्लोबुलिन्स, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, ये एंटीबॉडीज की तरह एक्ट करते हैं। एल्बुमिन्स, ये ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अगर एल्बुमिन प्रोटीन की कमी हो जाए ब्लड में, तो देखा होगा जिनमें
प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है उनके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, पिटिंग एडिमा जिसको बोलते हैं। अगर हम उसमें उंगली बोनी प्रोमिनेंस जहाँ पर होगा, एंकल वगैरह होगी, वहां पे अगर हम फिंगर से प्रेस करेंगे तो वहां पे गड्ढा जैसा पिट बन जाता है, तो उसी को बोलते हैं पिटिंग एडिमा। तो दिस इज ड्यू टू एल्यूमिन डेफिशिएंसी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी। तो ये इसका काम होगा, ये वाटर को होल्ड करके रखती है, ब्लड वेसल से वाटर को बाहर नहीं निकलने देती है। क्योंकि जब कैपिलरी में पहुंचता है ब्लड, ब्लड वेसल्स में क्या है, आर्टरीज, आर्टरीज के बाद फिर आर्टीरियोल्स, फिर कैपिलरीज, फिर वेन्यूल्स, फिर वेन्स। तो जब कैपिलरीज में ब्लड पहुंचता है तो कैपिलरी में अगर प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, सॉल्यूट्स कम होंगे, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को अंदर रखने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, वाटर लीक करने लगेगा, बाहर की तरफ आएगा। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाएगा, बाहर जो ECF बह रहा है ब्लड वेसल्स के बाहर, वहां पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो दिस विल लीड टू एडिमा। तो एल्यूमिन्स का काम होगा इस वाटर को होल्ड करके रखना। तो ये तीनों के फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट दिया हुआ फाइब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर clotting or coagulation of blood. Globulins primary are involved in defense mechanism या immunity of the body and the albumins help in osmotic balance. तो ये जो फंक्शन हुए ये सारे इंपॉर्टेंट है, फाइब्रिनोजन के, ग्लोबुलिन्स के और एल्यूमिन्स के। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। प्लाज्मा also contains small amounts of minerals like सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड। तो हम लोगों ने देखा था बाइकार्बोनेट शिफ्ट जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मेनली बाइकार्बोनेट के फॉर्म में प्लाज्मा में ट्रांसपोर्टेड होती है। क्लोराइड शिफ्ट होता है, क्लोराइड अंदर की तरफ आ जाता है RBC में। और चूंकि प्लाज्मा क्या है, सेल के बाहर का फ्लूइड है, तो ये इसमें सोडियम रिच होगा और कैल्शियम और मैग्नीशियम भी। तो सोडियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, इन सब के बारे में तो तुम लोग पढ़ ही चुके हो। कैल्शियम और मैग्नीशियम, में दो तुम्हें याद रखने हैं। Glucose, amino acids, lipids, etc. are also present in the plasma as they are always in transit in the body. इसके अलावा ग्लूकोज भी होते हैं, अमाइनो एसिड्स भी होंगे और लिपिड्स भी। ठीक है, तो ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये प्रोटीन्स हो गया, लिपिड्स हो गया मतलब फैट्स। तो ये तीनों ही तरह के जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स थे उनके मोनोमर्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये हमेशा ट्रांजिट स्टेट में रहते हैं। ट्रांजिट मतलब ट्रांसपोर्ट। Factors for coagulation or clotting factor of blood are also present in the plasma in an inactive form. और प्लाज्मा में क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। और प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ब्लड को क्या कहते हैं। ब्लड इज इक्वल टू, ब्लड में क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं प्लस प्लाज्मा है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या, जो सेल्स हैं उनको बोला जाता है। तो RBC होगा प्लस WBC होगा। RBC मतलब रेड ब्लड कार्पस्कल्स, WBC व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स। और प्लेटलेट्स प्लस प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, इसका फ्लूइड पार्ट। तो ये हो गया ब्लड। अब अगर पूछा जाए प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड में से अगर सेल्स हटा दी जाए तो प्लाज्मा बन जाएगा। फिर प्लाज्मा के बाद आता है सीरम। सीरम क्या है, सीरम जब हमारी चोट लगती है तो हमने देखा होगा यहाँ पर ब्राउन कलर का थक्का जैसा, स्कम जैसा जमा हो जाता है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा येलोइश कलर का फ्लूइड ऊपर आ जाता है। तो वो जो येलोइश कलर का फ्लूइड है दैट इज सीरम। तो सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दिए जाए तो उसे सीरम बोलेंगे, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, जो तुम्हारे ये नीचे NCERT में लिखा हुआ है, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। तो ये सीरम हो गया। और लिम्फ अगर पूछा जाएगा तो लिम्फ इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस WBC, क्योंकि लिम्फ में RBC नहीं होते हैं, WBC प्रेजेंट होते हैं। तो प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट प्लस WBC।
सेल्स यहाँ पर हैं, लेकिन कौन सी? सिर्फ WBC, तो इसे लिम्फ बोलते हैं। तो इन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ब्लड इज इक्वल टू RBC प्लस WBC प्लस प्लेटलेट्स प्लस प्लाज्मा। प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड में से अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स हटा दें, सेल्स हटा दें, तो प्लाज्मा हो जाएगा। और सीरम क्या होगा? सीरम जो प्लाज्मा से ही अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दिए जाएंगे तो तुम्हारा सीरम हो गया। और लिम्फ क्या है? प्लाज्मा प्लस WBC। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना। तो यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो ब्लड क्या है? व्हाट इज ब्लड? It is a Blood is a special vessel connective fluid tissue connective tissue. which consists of fluid matrix and plasma and यस, इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, फ्लूइड पार्ट है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होंगे RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये 3 तरीके के फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मतलब सेलुलर कंपोनेंट हो गए उसके, और बाकी का इसमें फ्लूइड पार्ट होगा। फ्लूइड पार्ट को प्लाज्मा बोला जाएगा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा अगर पूछा जाए तो ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट। सीरम पूछा जाएगा तो सीरम क्या होगा? प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स वो होंगे जो क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। ब्लड में, ब्लड जहाँ पे फ्लो हो रहा है वहां पे क्लॉट की जरूरत नहीं है। क्लॉट की जरूरत कहाँ पड़ती है? जब ब्लड को बाहर जाने से रोकना होता है। ब्लड वेसल्स में अगर कहीं रप्चर हो जाए, चोट लग जाए, तो वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। जब चोट लगती है तब थ्रोम्बोकाइनेज बनता है। आगे हम लोग देखेंगे भी, क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग मैकेनिज्म यहाँ समझाई हुई है NCERT में। तो वहां पर थ्रोम्बोकाइनेज बनता है। थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, और वो फिर फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, जो फाइब्रिनोजन ऊपर दिया हुआ है। तो फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये सब क्या है? ये प्रोटीन्स हैं जो हमारी प्लाज्मा में प्रेजेंट है। और ये इनका काम क्या होता है? फाइब्रिनोजन इज फॉर ब्लड क्लॉटिंग, एल्बुमिन इज फॉर ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ग्लोबुलिन्स जो है ये इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें से जो तुम्हारा WRBC था, इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। दीज आर नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। और WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको का मतलब होता है वाइट। तो कोई बताएगा WBC का कलर व्हाइट क्यों होता है? RBC रेड क्यों दिखाई पड़ती है और WBC व्हाइट क्यों दिखाई पड़ती है? ल्यूकोसाइट्स व्हाइट क्यों दिखती है? सर क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। Hemoglobin होता है RBC. यस, ल्यूकोसाइट्स में चूंकि हीमोग्लोबिन एब्सेंट होगा, इस वजह से ये व्हाइट कलर की होंगी। तो एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स आर प्लेटलेट्स। दीज आर कॉल्ड कलेक्टिवली फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इन सबको मिलाकर के बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एंड दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। तो 55% ऑफ द ब्लड किससे बना हुआ था? Plasma. plasma. प्लाज्मा। और 45% किससे? फॉर्म्ड एलिमेंट से। तो 55 प्लस 45। और उसके बाद प्रोटीन्स कितनी थी प्लाज्मा में? 6 to 8%. 6 to 8%। और वाटर कंटेंट कितना था? 90 to 9 to 92%. 92%. यस, 90 to 92%। तो ये सारी वैल्यूज हम लोग को याद रखनी है। इस स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस में सिर्फ ये वैल्यूज ही इंपॉर्टेंट हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 55% ऑफ द ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा, 45% इज ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। 55% जो प्लाज्मा है उसमें भी मेन क्या है? वाटर है। वाटर कॉन्स्टिट्यूट्स 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा। 6 to 8% क्या है? ये प्रोटीन्स है। ठीक है, बाकी इसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स भी प्रेजेंट हैं। और प्रोटीन्स में फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। इसके अलावा मिनरल्स हैं। मिनरल्स में सोडियम बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और कैल्शियम, मैग्नीशियम। बाकी और भी हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट थे। फिर एरिथ्रोसाइट्स और RBCs आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन ब्लड। अच्छा, ये जो भी ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं ब्लड के,
चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, ल्यूकोसाइट्स या प्लेटलेट्स, इनका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? बोन मैरो. यस, वेरी गुड. तो बोन मैरो इज द प्लेस वेयर दीज आर प्रोड्यूस्ड. और बोन मैरो में इनके फॉर्मेशन को बोलते क्या है, टर्म क्या दिया जाता है इनके लिए, किसी को पता है? Hemopoiesis. यस, वेरी गुड, हीमोपोइसिस. हीमोपोइसिस में कौन कौन से सेल्स का फॉर्मेशन होगा? एक और टर्म है एरिथ्रोपोइसिस. हीमोपोइसिस और एरिथ्रोपोइसिस में डिफरेंस क्या है? Erythropoiesis is the formation of RBC. यस, वेरी गुड. तो एरिथ्रोपोइसिस और हीमोपोइसिस में कंफ्यूज मत होना. हीमो मीन्स ब्लड, तो ब्लड की जो भी सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन को बोला जाएगा हीमोपोइसिस, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट्स हो. तो इन सब के फॉर्मेशन के लिए कलेक्टिव टर्म होता है हीमोपोइसिस. और एरिथ्रोपोइसिस इज स्पेसिफिकली फॉर आरबीसी. आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस. अच्छा, आरबीसी की जो प्रिकर्सर सेल होती है जिससे आरबीसी बनती है, पूरा तुम्हें स्टेम सेल से सारा कुछ नहीं याद रखना है, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि प्रिकर्सर सेल कौन होती है इसकी. प्रिकर्सर सेल का मतलब क्या है? यस, मानस, सक्षम, हर्ष, शिंजिनी, माही, दिया. Hemopoietic stem cell. प्रिकर्सर सेल, कहीं पर भी प्रिकर्सर वर्ड यूज किया जा सकता है. प्रिकर्सर का मतलब होता है जनक, बिगिनर, जहां से शुरुआत हुई है या जहां से ओरिजिन हो रही है. तो एरिथ्रोब्लास्ट जो होता है ये होता है इसका प्रिकर्सर सेल. एक टर्म होता है ना एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, जो आरएच इनकम्पेटिबिलिटी में होता है. मदर अगर आरएच निगेटिव है, फादर आरएच पॉजिटिव है, तो एक डिजीज होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जिसको बोलते हैं. तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस क्यों नाम दिया गया? क्योंकि उस वहां पर जो ये इमेच्योर या प्रिकर्सर सेल्स जो हैं आरबीसी के, ये ज्यादा से ज्यादा रिलीज होने लगते हैं. इमेच्योर स्टेट में ही ये ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं, तो इसलिए उसको नाम दिया गया एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस. फीटस से रिलेटेड है इसलिए फिटालिस. तो ये एरिथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट मतलब प्रिकर्सर सेल, उसका जो इनिशियल सेल है. और एरिथ्रोब्लास्ट से बनता है रेटिकुलोसाइट, और रेटिकुलोसाइट से फिर एरिथ्रोसाइट्स. तो साइट वर्ड जहां पर भी होगा वो मैच्योर सेल की बात हो रही. साइट मींस सेल, साइटो से है सेल. और ब्लास्ट वर्ड जहां पर भी लगा होगा इसका मतलब वो इमेच्योर स्टेज है उसकी, ये प्रिकर्सर स्टेज है. ठीक है. तो एरिथ्रोब्लास्ट जहां से ये शुरुआत होती है. और बोन मैरो में भी किस टाइप के बोन मैरो में, रेड बोन मैरो या येलो बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है? Red bone marrow. bone यस, marrow. वेरी गुड. तो रेड बोन मैरो में इसका प्रोडक्शन होगा. ठीक है. तो रेड बोन मैरो कहां पर प्रेजेंट होगी? एडल्ट की अगर बात की जाए तो कहाँ होगी? ये प्रॉक्सिमल एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, जैसे ये ह्यूमरस है, ये यहाँ का जो प्रॉक्सिमल पोर्शन होगा यहाँ पर होगी. या फिर फीमर का जो लॉन्ग बोन है फीमर, उसके भी प्रॉक्सिमल एंड पे होगी. तो जैसे ये लॉन्ग बोन्स हैं, ये सपोज ह्यूमरस लॉन्ग बोन है इस तरह से. तो ये जो शैफ्ट है इसका, ये लंबा सा पोर्शन, इसे शैफ्ट बोलते हैं, यहां से लेकर के यहां तक. तो ये वाला पोर्शन होता है, ये येलो मैरो वाला बोलते हैं इसको, येलो मैरो. मैरो मीन्स कैविटी. तो येलो मैरो क्योंकि यहाँ पे फैट सेल्स का प्रोडक्शन होगा. और ये वाला जो स्पॉन्जी पोर्शन होता है बोन का, इसे वो यहाँ पर बोलते हैं रेड बोन मैरो. सर ये बोन कौन सी है? ये लॉन्ग बोन है, कोई से ह्यूमरस या फीमर का जो शेप होता है थोड़ा सा अलग है इससे.
ह्यूमरस वैसे ह्यूमरस भी ऐसी नहीं, ह्यूमरस में भी हेड होगा जो यहाँ पर आर्टिकुलेट करता है। ये सिर्फ समझाने के लिए कि जो उसका प्रॉक्सिमल पोर्शन होगा वो टिप पे होगा, और जो शाफ्ट होता है वहां पर येलो मैरो कैविटी होती है। सिर्फ ये बताने के लिए ड्रॉ किया गया है। तो रेड बोन मैरो क्लियर है आप लोगों को। बोन मैरो में बनेगा, हीमोपोइसिस होगी। हीमोपोइसिस में स्टेम सेल्स होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं टोटिपोटेंट सेल्स होती हैं। दे कैन गिव राइज टू एनी सेल। स्टेम सेल्स एरिथ्रोसाइट्स भी बना सकती हैं, ल्यूकोसाइट्स भी बना सकती हैं, प्लेटलेट्स भी बना सकती हैं। तो ये प्लूरीपोटेंट सेल्स होती हैं। प्लूरी मीन्स मल्टीपल, पोटेंट मतलब एबिलिटी टू फॉर्म। तो कई सारी सेल्स में ये स्टेम सेल्स चेंज हो सकती हैं, इसलिए इनको प्लूरीपोटेंट सेल्स बोला गया है। तो एरिथ्रोसाइट्स और आरबीसी आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड। A healthy man, adult man has on an average 5 million to 5.5 million of RBC per cubic mm of blood. तो नेक्स्ट डेटा जो हम लोगों को याद रखना है वो ये है, 5 million to 5.5 million per cubic mm of blood. RBCs are formed in the red bone marrow. In the adults, RBCs are devoid of nucleus. तो इसमें न्यूक्लियस वगैरह और बाकी जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी खत्म हो चुके होते हैं, जैसे गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब भी एब्सेंट होगा। तो इसका पर्पस क्या है, क्यों ये खत्म होता है, न्यूक्लियस का इन्यूक्लिएशन क्यों हो जाता है? जिससे सर न्यूक्लियस इसलिए जाता है जिससे कि ज्यादा ऑक्सीजन वो स्टोर कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके। हाँ, और माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए जाता है कि जिससे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में बिल्कुल भी ऑक्सीजन खर्च ना हो। एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा यहाँ पर। अगर आरबीसी में पूछा जाए किस तरह का रेस्पिरेशन होता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, मसल्स में भी जब एक्सरसाइज के वक्त एनारोबिकली ब्रेक डाउन होगा तो मसल्स हो गया, आरबीसी हो गया। और इसका शेप आरबीसी का, मैमल्स का जो आरबीसी होता है ये बाइकॉनकेव इन शेप होता है। तो बाइकॉनकेव शेप भी हेल्पफुल होगा स्पेस बढ़ाने के लिए, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। अगर ये शेप इस तरह से है तो ये सरफेस एरिया को बढ़ाएगा, ज्यादा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगी इसकी इन कंपैरिजन टू अगर ये इस तरह से होता, ओवल होता या कोई और शेप होता। तो इस वजह से ये बाइकॉनकेव शेप है। तो इसका शेप याद रखना। दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हम लोगों को पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या है, कितने अल्फा प्रोटीन्स होते हैं, कितने बीटा प्रोटीन्स होते हैं? 2 alpha एडल्ट 2 beta. Two beta. यस, एडल्ट हीमोग्लोबिन की अगर बात की जाए HbA होगा, और इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स। तो ये तो हो गई ग्लोबिन चेन की बात। अब इसमें हीम मॉलिक्यूल कितने होते हैं? 4. यस, तो जितनी ग्लोबिन चेन्स हैं उसके उतने ही हीम मॉलिक्यूल्स हैं। और एक हीम मॉलिक्यूल में फेरस कितने होंगे? 1. 1। एक फेरस होगा, ठीक है, तो मतलब 4 फेरस हो गए। और एक फेरस चूंकि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में 4 ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, ठीक, 4 हीम मॉलिक्यूल्स और 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ये याद रखना, हर चीज 4 है। ग्लोबिन 4, 2 अल्फा और 2 बीटा, ठीक। और हर ग्लोबिन मॉलिक्यूल का अपना हीम मॉलिक्यूल होगा, मतलब 4 हीम मॉलिक्यूल्स हो गए। और 4 हीम है तो मतलब 4 फेरस मॉलिक्यूल्स, फेरस एटम्स। और 4 फेरस एटम्स हैं, 4 फेरस आयंस हैं, तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एक फेरस जो होता है वो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, 1 O2, ये याद रखना। तो हैंस द कलर एंड नेम ऑफ दीज सेल्स, और इसी की वजह से इनका, हीमोग्लोबिन की वजह से इनका कलर और नेम दिया गया है। हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood. हर 100 ml में कितना है? 12 to 16 ग्राम of hemoglobin. These molecules play a significant role in transport of respiratory gases. ये हम लोग देख चुके हैं, पूरा मैकेनिज्म अच्छे से क्लियर कर लिया था। RBCs have an average life span of 120 days.
ये इंपॉर्टेंट है। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज। और अगर फॉर्मेशन होना होगा तो कितने दिन में होगा? 12 डेज। 12 डेज में ही फॉर्मेशन हो जाता है और 120 डेज तक ये बने रहते हैं, लाइफ स्पैन होता है इनका। उसके बाद ये फिर स्प्लीन वगैरह में ये डैमेज होकर के वहां पर स्टोर कर लिए जाते हैं। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन को इसीलिए बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड का मतलब क्या हुआ? यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेवयार्ड? तो शमशान। कब्रगाह। यस, कब्रगाह है, कब्रिस्तान है उसका, या शमशान। तो इतनी चीजें ये एरिथ्रोसाइट्स के लिए इंपॉर्टेंट थी। फिर इसके बाद ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स आर नोन एज WBC एज दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। They are nucleated and are relatively lesser in number with averages 6,000 to 8,000 per cubic mm of blood. तो जो डॉक्टर्स जांच करवाते हैं तो ये TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बोलते हैं उसको। अगर किसी की ब्लड रिपोर्ट देखना तो उसमें TLC लिखा रहता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक, तो ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है ये 6,000 से 8,000 क्यूबिक mm ऑफ ब्लड पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। तो ये वैल्यू याद रखनी है हम लोगों को। हालांकि ये 10,000 तक नॉर्मल होती है, लेकिन एनसीईआरटी में जो लिखा है वही हमें याद रखना है। तो 6,000 से 8,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड इज द नॉर्मल ल्यूकोसाइट काउंट। अच्छा, ल्यूकोसाइट काउंट अगर इससे काफी कम हो जाए तो उसके लिए टर्म क्या यूज किया जाता है? ल्यूकोपीनिया। यस, पीनिया। इसी तरीके से अगर एरिथ्रोसाइट काउंट काफी कम हो जाता है तो उसके लिए भी एरिथ्रोपीनिया। ठीक है, और अगर एरिथ्रोसाइट काउंट काफी ज्यादा हो तो पॉलीसाइथीमिया। हाँ, तो ये सारे टर्म्स भी हमें पता होने चाहिए। ल्यूकोपीनिया मतलब WBC काउंट काफी कम हो गया। ये कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस या वायरल इन्फेक्शंस, उनमें ल्यूकोपीनिया देखने को मिलता है। या कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ऐसे हैं जहां पर ल्यूकोसाइटोसिस होती है, ल्यूकोसाइट्स का नंबर बढ़ जाता है, उसे बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और अगर ये बहुत ज्यादा एबनॉर्मली बढ़ जाए, 40,000 50,000 इस तरह से हो जाएगा, ल्यूकेमिया। तो उसके लिए टर्म यूज किया जाता है ल्यूकीमिया, दैट इज कैंसर। ठीक है, तो ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकीमिया। तो ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, इनका लाइफ स्पैन 120 डेज तक का नहीं होगा, ये इससे काफी कम होते हैं। वी हैव टू मेंटेन कैटेगरीज ऑफ WBC। अच्छा, ये जो WBC के टाइप्स हैं, ये इनका काम क्या है? न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स, ये बेसोफिल्स। So to produce antibodies and ये डिफेंस में काम करेंगे। जैसे न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये कैसे हैं, ये इनका नेचर कैसा है, क्या करते हैं ये फॉरेन बॉडीज का? किल करते हैं। ये फैगोसाइटोसिस, फैगोसिटिक सेल है ये। इसी तरीके से जो ए ग्रैनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स भी क्या करते हैं, ये भी फैगोसिटिक सेल्स हैं। और मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस क्या है? मोनोसाइट्स जब ब्लड में फ्लो कर रहे होते हैं, जब ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहे होते हैं, तब उन्हें मोनोसाइट्स बोलते हैं। जब वो ब्लड वेसल को छोड़ करके टिश्यू स्पेसेस में आ जाए या टिश्यू में पहुंच जाते हैं, तब उसे मैक्रोफेजेस बोलते हैं। तो मैक्रोफेजेस आर नथिंग बट मोनोसाइट्स ओनली। ये मोनोसाइट्स ही हैं, बस जगह इनकी चेंज है। अगर ब्लड वेसल में फ्लो कर रहा है तो मोनोसाइट, और अगर टिश्यू में आ गया तो उसे बोलते हैं मैक्रोफेजेस। तो मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स या नेचुरल किलर सेल्स, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं, सिर्फ B और T नहीं, इसके अलावा नेचुरल किलर सेल्स भी टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स होती हैं।
तो नेचुरल किलर सेल्स वो भी फैगोसिटिक सेल्स हैं। तो इनका काम क्या होता है, बॉडी में जो भी फॉरेन मटेरियल आया उसको उसकी फैगोसाइटोसिस करना। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या हुआ? सर डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिजम्स, मतलब शरीर में अंदर आने से रोकते हैं लोग। फैगोसाइटोसिस का मतलब होगा फैगोसिटिक, मतलब टू ईट अप, उसको इंगल्फ कर लेते हैं, अपनी सेल के अंदर ले लेते हैं और उसमें फिर जो लाइसोसोम्स होते हैं वो उसे डाइजेस्ट कर देंगे। तो फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है टू ईट, जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आया उसको पूरे का पूरा इंगल्फ कर लेती है ये सेल। तो इससे बोलेंगे तो ये फैगोसिटिक हुई। न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और नेचुरल किलर सेल्स, दीज आर द फैगोसिटिक सेल्स। तो ये डिफेंस में कंट्रीब्यूट करती हैं। इसी तरीके से स्नोफिल्स जो होते हैं ये एलर्जिक कंडीशंस में बढ़ जाते हैं, इसी को बोलते हैं स्नोफीलिया। टर्म सुना होगा कि स्नोफीलिया हो गया। तो स्नोफीलिया क्या हो गया, स्नोफिल काउंट जो होता है वो बढ़ जाता है, तो ये एलर्जिक कंडीशंस में बढ़ जाएगा। इसी तरीके से बेसोफिल्स जो हैं ये हेपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन सिक्रीट करते हैं, तो ये इन्फ्लेमेशन वगैरह में काम करते हैं। तो इन सब का काम क्या है, ये डिफेंस में हेल्प करते हैं। या लिम्फोसाइट्स हैं, बी और टी लिम्फोसाइट्स। ये बी लिम्फोसाइट्स ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए और टी लिम्फोसाइट्स सेलुलर इम्यूनिटी के लिए। तो इस तरह से ये डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स। तो WBC जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। ये ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स क्या है? WBC के दो टाइप्स हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। सब ग्रैन्यूलोसाइट्स जो स्मॉल ग्रैन्यूल्स होते हैं और प्रोटीन कंटेन करते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स में इनके साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ग्रैनुलर होगा इनका साइटोप्लाज्म। जैसे तुम्हारा न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं मल्टी लोब्ड WBC है। इस तरह से इसमें कई सारे लोब्स प्रेजेंट होंगे और साइटोप्लाज्म जो होता है इसका ग्रैनुलर होता है, तो इनको ग्रैनुलोसाइट्स बोलते हैं। तो ग्रैनुलोसाइट्स तीन तरीके के हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और इसी से ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। ए जहां पर भी वर्ड लगा होगा इसका मतलब है एब्सेंट, ए ग्रैनुलोसाइट्स। तो ए ग्रैनुलोसाइट्स जो होंगे ये तुम्हारे होते हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स, दीज आर ए ग्रैनुलोसाइट्स। तो न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स और बेसोफिल्स, ये इनको नाम क्यों दिए गए हैं, किसी को पता है? ये जो जिस तरह का स्टेन लेते हैं, जब इनके ग्रैन्यूल्स को स्टेन किया जाएगा तो ग्रैन्यूल्स किस तरह का ये दिखाई पड़ेगा। जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है तो पहले स्टेन किया जाएगा, कलर किया जाता है, डाई यूज की जाती है। तो डाई एसिडिक डाई है, बेसिक डाई है, या दोनों से ही स्टेन हो सकता है, न्यूट्रल है उसके लिए। तो उसके बेसिस पर इनको नाम दिया गया। तो बेसोफिल कैसा हुआ, ये बेसिक हो गया, बी इज फॉर बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स कैसे हैं, ये बेसिक होते हैं, बेसिक डाई लेंगे ये। बेसिक डाई होती है मैथिलीन ब्लू, और ये एसिडिक होते हैं। न्यूट्रल वाला तो न्यूट्रल हो गया, ये ई जो बता ये एसिडिक, तो इनको एसिडोफिल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये एसिडिक डाई से स्टेन होगा। और न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं, एसिड या बेसिक के लिए, दोनों से ही हो सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स और बेसोफिल्स। और इनके सभी में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में, इसीलिए इनको बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट। और इसके अलावा जो मोनोसाइट्स हैं या लिम्फोसाइट्स हैं, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, इसीलिए इनको बोला गया है ए ग्रैनुलोसाइट्स। तो ए ग्रैनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में फिर बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स, ये तीन है।
BT और नेचुरल किलर सेल्स। तो ये 3 तरीके के लिम्फोसाइट्स हैं। बी लिम्फोसाइट्स ये किस तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं? ये तुम्हारे वैसे एनसीईआरटी 2 में है इम्यूनिटी वाले चैप्टर में, लेकिन ये जान लो तो अच्छा ही है। बी लिम्फोसाइट्स किस तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे? ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल मतलब होता है फ्लूइड, क्योंकि ब्लड में है एंटीबॉडीज, जहां पर एंटीबॉडीज के थ्रू इम्यूनिटी आती है, तो बी लिम्फोसाइट्स। और टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 2 टर्म पूछे जाते हैं। ये तुम्हारी एनसीईआरटी 2 में दिया हुआ है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो ये हो गया हमारा डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट, ये 2 डिवीजन याद रखना। ग्रैनुलोसाइट्स में 3, न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स, बेसोफिल्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में फिर बी, टी और नेचुरल किलर सेल्स। So neutrophils, eosinophils, and basophils are different type of granulocytes, while lymphocytes and monocytes are the agranulocytes. Neutrophils are the most abundant cell. तो जो भी तुम्हें परसेंटेज यहाँ पर दिए हुए हैं इस डायग्राम में नोट कर लेना। जहां पर नाम लिखा हुआ है उसके ऊपर ही नोट कर लेना, तो याद रखने में आसानी होगी। 60 to 65%। ये कौन सा है? ये न्यूट्रोफिल्स है। ये मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी अगर पूछा जाएगा किस टाइप की है तो वो न्यूट्रोफिल्स। उसके बाद फिर बेसोफिल्स आर द लीस्ट। जो बेसोफिल्स होते हैं इनका परसेंटेज सबसे कम है, ये 0.5 से 1%। तो 60 to 65, 0.5 to 1%। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स कितने? 6 to 8%। और ये फैगोसिटिक हैं, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फैगोसिटिक विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। तो ये इंगल्फ करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब जो इंगल्फ कर ले, पूरा का पूरा ईट कर लेगा। बेसोफिल सिक्रीट, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये बेसोफिल्स क्या क्या सिक्रीट करते हैं? तो बेसोफिल सिक्रीट हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या है? ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, नैरो करेगा। हेपेरिन क्या है? एंटी कोआगुलेंट है, ब्लड का क्लॉट बनने से रोकेगा। क्योंकि अगर ब्लड फ्लो कर रहा है वहां पे क्लॉट हो गया तो आगे का ऑर्गन को ब्लड सप्लाई नहीं होगी, उसकी डेथ हो जाएगी, इस्कीमिया हो जाएगा उसका, उस ऑर्गन का, या इन्फेक्शन, डेथ। अगर ज्यादा समय तक ब्लड सप्लाई रुकी रही, नहीं शुरू हो पाई, तो फिर डेथ हो जाएगी उस ऑर्गन की। तो जैसे हार्ट में होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसको बोला गया है। तो ये हेपेरिन जो है इसमें एंटी कोआगुलेंट की तरह काम करता है। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन क्या है? ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब नैरो करेगा। और हिस्टामिन ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस है। तो हिस्टामिन इन्फ्लेमेशन के लिए, सेरोटोनिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए, और हेपेरिन नेचुरल एंटीकोआगुलेंट है। ये ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, और ये सारे किसमें इन्वॉल्व होते हैं? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में। एस्नोफिल्स 2 to 3% रेजिस्ट इन्फेक्शंस एंड आर ऑल्सो, ये एस्नोफिल्स किसमें है? इनका परसेंटेज 2 to 3%। और इनका काम क्या होगा? ये एलर्जिक कंडीशंस में इनका वैल्यू जो होगा वो बढ़ जाएगा। एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस। फिर लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स का दिया हुआ 20 to 25%। तो लिम्फोसाइट्स जहां पर दिए हुए हैं वहां पर 20 to 25%, ये नोट कर लेना। बी और टी लिम्फोसाइट इन दोनों का मिला के परसेंटेज है ये 20 to 25%। 20 to 25% इज लिम्फोसाइट। ठीक है। इसके बाद फिर
आरबीसी का वैल्यू कितना था, ऊपर लिख पढ़ चुके हैं हम लोग। आरबीसी कितना था? 5 million. 5 to 5.5 मिलियन। ये मैन का है, ह्यूमंस में मैन का वैल्यू 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। और प्लेटलेट्स होते हैं ये करीब करीब 1.5 लाख, 1.5 लाख से 4-4.5 लाख तक या 3-3.5 लाख तक। So 20 to 25% are two major types of B and T forms. Both B and T lymphocytes are responsible for immune responses of the body. तो B lymphocytes ये humoral immunity के लिए, T lymphocytes cellular immunity के लिए। Platelets are also called thrombocytes. Platelets को thrombocytes भी बोलते हैं। इसीलिए अगर प्लेटलेट का नंबर कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अगर सपोज Thrombocytopenia. यस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और अगर बढ़ जाता है तो बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, तो इनका नॉर्मल वैल्यू जो है ये 1.5 लाख से 3.5 लाख। ये सारी वैल्यूज कल एक जगह पे नोट करके याद करके आना। प्लेटलेट्स कैन रिलीज ए वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो प्लेटलेट्स जो होते हैं ये जब यहाँ पर टिश्यू डैमेज होती है ये सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से कोगुलेशन मैकेनिज्म जो भी वो शुरू होती है। तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। A reduction in their number can lead to clotting disorders, which will lead to excessive loss of blood from the body. तो ये हो गया तुम लोगों का ब्लड का डिस्क्रिप्शन। तो ब्लड किससे मिलकर के बना हुआ? फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्लस प्लाज्मा। ब्लड में फ्लूइड पार्ट प्लाज्मा कितना है? कितना परसेंटेज प्लाज्मा? 55%। 55%। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने हैं? 45%। 45. प्लाज्मा में वाटर कितना है? 90 to 95. 90 to 92%। प्रोटीन्स कितने हैं? 6 to 8%। प्रोटीन्स कौन से हैं? फाइब्रिनोजन, Globulin, albumin. globulins and albulins। यस, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन्स। इनके फंक्शंस क्या है? फाइब्रिनोजन का काम क्या है? blood Clotting. यस, एल्बुमिन का? Defense. एल्बुमिन वो तो ग्लोबुलिन का है, इसीलिए वो ग्लोबुलिन्स को क्या? इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनो मींस responsible for osmotic concentration. यस, ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए एल्बुमिन। इसीलिए जो पेशेंट जहाँ पर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है उनको एल्बुमिन प्रोटीन चढ़ाई जाती है, दी जाती है, ट्रांसफ्यूज की जाती है। क्यों? क्योंकि वो जरूरी है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए। नहीं तो फिर एडिमा, टिश्यू फ्लूइड्स में एडिमा फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। जहां जहां पर भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वहां सब जगह फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, पेशेंट की लाइफ के लिए फिर दिक्कत हो जाएगी बचाने में। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल है इन सबका। तो इसका परसेंटेज है 6 to 8%। और ये 3 थे तुम्हारे प्रोटीन्स। और इसके अलावा मिनरल्स कौन कौन से हैं इसमें? Sodium, calcium, magnesium, HCO3Cl. यस, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ये सब हमें पीछे से ही याद है। कैल्शियम और मैग्नीशियम 2 और याद रखने हैं। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड। बाकी और भी हैं लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अच्छा, फिर मिनरल्स के बाद और इसमें न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? Glucose, amino acids, lipids. यस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड लिपिड्स। वेरी गुड। अच्छा, जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उसमें एरिथ्रोसाइट्स का नंबर कितना होता है? आरबीसी का नंबर कितना है? यस, 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन। ठीक है, पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। और एरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? Red bone. रेड बोन मैरो एडल्ट में। रेड बोन मैरो एडल्ट में किस बोन्स में प्रेजेंट है? Long bone end. यस, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। ठीक है। और एरिथ्रोसाइटोसिस क्या है? एरिथ्रोपीनिया क्या है?
या पॉलीसाइथीमिया क्या है और एरिथ्रोपिनिया क्या है? एरिथ्रोपिनिया आरबीसी कम हो जाता है। हाँ, और पॉलीसाइथीमिया आरबीसी का बढ़ना। ठीक है, फिर आरबीसी का शेप कैसा होता है ह्यूमंस में, मैमल्स में इनफैक्ट? बाइकॉनकेव शेप। यस, यूजुअली मैमल्स में ये बाइकॉनकेव शेप है, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे कैमल में कैसा होता है, ओवल शेप का होता है। तो ये फीचर जो है विदाउट एनी एक्सेप्शन नहीं है, सारे मैमल्स में नहीं होगा, लेकिन मोस्टली आरबीसी जो है वो बाइकॉनकेव शेप है। ठीक है, तो आरबीसी में जो रेस्पिरेशन होगा वो कैसा होगा, एरोबिक होगा या एनारोबिक होगा? एनारोबिक। एनारोबिक होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एब्सेंट होगा। ठीक है, फिर डब्ल्यूबीसी के किन दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया डब्ल्यूबीसी को? ग्रैन्युलोसाइट्स, ए ग्रैन्युलोसाइट्स। यस, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स क्यों बोलते हैं इनको? साइट मतलब सेल, तो सेल में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। ग्रैनुलो मीन्स ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, और ग्रैन्यूल्स जो होंगे ए ग्रैनुलोसाइट्स में एब्सेंट होंगे। ए मीन्स एब्सेंट। ठीक है, तो ए ग्रैनुलोसाइट्स में कौन कौन से टाइप्स हैं डब्ल्यूबीसी के? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। यस, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के कौन कौन से टाइप्स हैं? So बी B, T, लिम्फोसाइट, टी and लिम्फोसाइट, नेचुरल प्लस। यस, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स।